Hello students, I'm Dr. Divakar from School of Biology. This lecture is about respiration in plants. ये प्लांट फिजियोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बेसिकली इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं कि एक सेल के अंदर एटीपी का जनरेशन कैसे होता है। तो इसमें सबसे पहले आप डेफिनेशन देखिए, व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेल रेस्पिरेशन। देखो सेल रेस्पिरेशन का ये डेफिनेशन लिखा हुआ है कि सेल रेस्पिरेशन रेफर्स टू stepwise oxidation of respiratory substrate followed by liberation of energy। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट सपोज ग्लूकोज है, ग्लूकोज का जो ऑक्सीडेशन होगा स्टेप में होगा। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है वो CO2 और H2O में बदलेगा। कई सारे स्टेप्स होंगे और इन स्टेप्स के दौरान बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी और दैट एनर्जी विल बी यूटिलाइज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन के दो रिएक्शंस लिखे हुए हैं, एक ओल्ड रिएक्शन है, एक न्यू रिएक्शन है। इन दो रिएक्शन में फर्क सिर्फ इतना है कि जो ओल्ड रिएक्शन है उसमें वाटर के लिबरेशन के बारे में तो मेंशन है, लेकिन वाटर कितने बने, एक ग्लूकोज ऑक्सीडेशन हुआ तो 6 मॉलिक्यूल वाटर बनते हैं, लेकिन वाटर यूज कितने होते हैं दिस इज नॉट मेंशन इन द ओल्ड रिएक्शन। तो अल्टीमेटली क्या है कि 10H2O यूज होता है और 16H2O प्रोड्यूस होता है, तो अल्टीमेटली गेन कितना हुआ 6H2O। तो इस ये जो रिएक्शन है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब ऑक्सीडाइज करेगा तो उसमें बहुत सारी एनर्जी लिबरेट होगी एंड दैट एनर्जी विल बी यूटिलाइज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी। तो एक ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से दो डिफरेंट कंडीशंस में या तो 36 या 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। वो कैसे होता है इस चैप्टर में हम वही करने वाले हैं। अच्छा, अब है कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, जो मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है वो ग्लूकोज होता है, लेकिन ग्लूकोज के अलावा फैटी एसिड्स और बहुत अनफेवरेबल सिचुएशन में एमिनो एसिड कुड आल्सो बी द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो इस बेसिस पर कि वेदर ग्लूकोज, फैटी एसिड और एमिनो एसिड्स आर मेटाबोलाइज्ड, इस बेसिस पर रेस्पिरेशन दो तरह के होते हैं, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन एंड प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। इफ ग्लूकोज एंड फैट्स आर यूज्ड एज ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन बोलते हैं। और यदि एमिनो एसिड इज यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। यहाँ पर कुछ बेसिक बातें लिखी हुई है कि रेस्पिरेशन एम्फीबोलिक प्रोसेस है। एम्फीबोलिक प्रोसेस इसलिए है कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस में एनाबोलिक प्रोसेस भी होता है और कैटाबोलिक प्रोसेस भी होता है। बेसिकली तो ये कैटाबोलिक प्रोसेस है, लेकिन कई ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं दैट इज यूटिलाइज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स, दैट्स व्हाट इज एनाबोलिक आल्सो। रेस्पिरेशन लाइट इंडिपेंडेंट नहीं है, लाइट इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, सॉरी, फोटोसिंथेसिस की तरह ये लाइट डिपेंडेंट नहीं है। अब प्लांट्स और एनिमल के रेस्पिरेशन में क्या फर्क है कि प्लांट्स, एनिमल में एक वेल डिफाइंड रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, लेकिन प्लांट्स में एक वेल डिफाइंड रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता। प्लांट में जो गैसेस एक्सचेंज होते हैं वो स्टोमेटा और लेंटिसेल्स की तरह होते हैं, और ऐसा नहीं है ह्यूमन की तरह कि ह्यूमन जैसे हम लोग क्या करते हैं, हमने ऑक्सीजन को इनहेल किया, लंग्स में गया और लंग्स के आगे वो ब्लड में जाता है और ब्लड के जरिए उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, सारे सेल्स को ऑक्सीजन मिलता है। प्लांट्स में ऐसा नहीं है। प्लांट्स में ईच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक्स केयर ऑफ इट्स ओन gases, gas exchange needs. There is little transport of gases from one part to another part. यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म है गैसेस का। हर बॉडी के जो सेल्स हैं, प्लांट के हर सेल्स अपना केयर खुद करते हैं, उनको ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है वो कैसे पूरी करनी है। कुछ हाइड्रोफाइट्स हैं लाइक हाइड्रीला, जोस्टेरा, इसमें स्टोमेटा नहीं होता,
तो उसमें जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो बॉडी के सरफेस से होता है। ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम एक्सप्लेन करता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब ऑक्सीडेशन होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, या जिसको हम स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन कहते हैं, तो इसके कितने स्टेप्स दिख रहे हैं? 4 स्टेप्स दिख रहे हैं। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4। और इन 4 स्टेप से गुजरने के बाद एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है अल्टीमेटली किसमें चेंज हो जाता है? CO2 एंड H2O में चेंज होता है। और इस दौरान एनर्जी लिबरेट होती है एंड दैट एनर्जी विल बी यूटिलाइज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। आप देख रहे हो कि एटीपी का जनरेशन हो रहा है, तो टोटल 38 एटीपी बन रहे हैं, किसी कंडीशन में 36 एटीपी भी बनता है। तो स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 में एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 2 पायरुविक एसिड में चेंज होता है। इस स्टेप को हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। यहाँ पर 2 एटीपी जनरेट होता है। फिर स्टेप 2 में पायरुविक एसिड, 2 पायरुविक एसिड बना तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा स्टेप 2 में। स्टेप 2 को लिंक रिएक्शन कहते हैं या पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। यहाँ भी ये जो स्टेप 2 होगा। फिर स्टेप 3 को क्रेब्स साइकिल कहते हैं, क्रेब्स के नाम पर, हेंस क्रेब्स के नाम पर है ये साइकिल। स्टेप 3 हो गया। और स्टेप 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और इसके साथ साथ एक और प्रोसेस होता है जिसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। तो ये 4 मेजर स्टेप्स हैं ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के। और इस दौरान जो मोस्ट ऑफ द एटीपी का जनरेशन होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के समय, जो स्टेप 4 आप देख लो 34 एटीपी यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर 2 एटीपी का जनरेशन हो रहा है, यहाँ पर 2 एटीपी का जनरेशन हो रहा है, तो टोटल 38। किसी खास कंडीशन में 36 एटीपी भी बनता है, वो मैं बताऊं। ये एरोबिक रेस्पिरेशन के 4 स्टेप्स हुए। लेकिन ये जो पायरुविक एसिड बना, पायरुविक एसिड बनने का जो प्रोसेस है, यहाँ तक का जो प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज पायरुविक एसिड में चेंज होता है, इसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। ऑक्सीजन की जरूरत इसके बाद है, इसके बाद वाला जो स्टेप। तो ये जो पायरुविक एसिड बना, इन एनारोबिक कंडीशन वो मसल में, जैसे हमने पढ़ा हुआ है कि मसल कैन गो फॉर एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो मसल में पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है। इस प्रोसेस को लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं। और ईस्ट में यही पायरुविक एसिड इथाइल अल्कोहल में चेंज हो जाता है, इसको हम इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन कहते हैं। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में हम क्या कहेंगे? 2 स्टेप्स हैं। एक कॉमन स्टेप तो ग्लाइकोलाइसिस हुआ, और दूसरा स्टेप क्या होगा? फर्मेंटेशन। लेकिन इसलिए एनारोबिक रेस्पिरेशन में, क्योंकि नंबर ऑफ स्टेप्स कम है, एनर्जी का जो लिबरेशन होगा वो 2 ही होगा। देखो एनारोबिक रेस्पिरेशन में कितना होगा? सिर्फ 2 एटीपी का जनरेशन होगा, लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन में ज्यादा एटीपी का फॉर्मेशन होता है। दिस इज यूटिलिटी ऑफ स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन। स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन जब किसी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का होता है, तो उसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, और वो एनर्जी यूटिलाइज होगी फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। अब हम एक एक स्टेप को करेंगे डिटेल में। तो आज का जो लेक्चर है वो पहले स्टेप के बारे में, and the first step of aerobic respiration, glycolysis. Glycolysis को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज जो 6 कार्बन का बना होता है, into 2 molecules of pyruvic acid या पायरुवेट, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है। तो मतलब ग्लूकोज जो 6 कार्बन कंपाउंड है, वो 3 कार्बन कंपाउंड में 2 मॉलिक्यूल में चेंज हो जाता है, इसको पायरुवेट कहते हैं। टी लगा हुआ है, इसका मतलब एसिड है, ठीक है। पायरुवेट को या पायरुविक एसिड को, दोनों एक ही बात है। ग्लाइकोलाइसिस को ईएमपी पाथवे भी कहते हैं, उनके डिस्कवरर के नाम पर, एमडम, मेयरहॉफ एंड पार्नास। ग्लाइकोलाइसिस के रिएक्शन कहाँ पर होते हैं? सेल के साइटोप्लाज्म में।
सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस के रिएक्शन होते हैं, और फॉर ग्लाइकोलाइसिस ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड। फिर ब्रॉडली हम क्या करते हैं, ग्लाइकोलाइसिस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ग्लाइकोलाइसिस के टोटल 10 रिएक्शन है। जो पहला 5 रिएक्शन है, फर्स्ट 5 रिएक्शन, ये 5th रिएक्शन है। तो फर्स्ट 5 रिएक्शन इज कॉल्ड एज प्रिपरेटरी फेज, जहां पर एटीपी का यूज होता है। और दूसरा जो है स्टेप जिसमें, जिसको हम रिकवरी फेज कहते हैं, लास्ट के 5 रिएक्शंस जिसमें एटीपी प्रोड्यूस होता है। तो हम गेन करेंगे, हम नेट गेन देखेंगे कि कितना एटीपी यूज हुआ और कितना प्रोड्यूस हुआ, तो वही हमारा क्या होगा, नेट गेन होगा। ये जो चार्ट है ये प्रिपरेटरी फेज के चार्ट, 5 रिएक्शन, देखो 1 2 3 4, और ये 5th यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, ये 5th रिएक्शन। और ये 5 के 5 रिएक्शन एंजाइम से कैटेलाइज्ड रिएक्शन है, और किस स्टेप में कौन सा एंजाइम यूज होता है इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखा हुआ है। इनको स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं है, आपको खाली स्टेप्स याद होने चाहिए। स्टेप 1 में क्या होता है, ये ग्लूकोज जो 6 कार्बन कंपाउंड है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो जाता है। तो 6 फॉस्फेट में चेंज कैसे हो गया, यहाँ पर ग्लूकोज के 6 कार्बन पर फॉस्फेट आ गया। कहाँ से फॉस्फेट आया, एटीपी से। एटीपी इसमें चेंज हो गया एडीपी में, एटीपी एडीपी में चेंज हो गया क्योंकि इसने अपना एक फॉस्फेट किसको दे दिया, ग्लूकोज को दे दिया। दिस रिएक्शन इज कैटेलाइज्ड बाय हेक्सोकाइनेज एंजाइम व्हिच इज मैग्नीशियम डिपेंडेंट। ये जो स्टेप है ये पहला स्टेप है। सेकेंड स्टेप में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज होता है, एंड दिस इज कैटेलाइज्ड बाय दिस एंजाइम फॉस्फोहेक्सोज आइसोमेरेज। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट ये दोनों आइसोमर है, तो आइसोमराइजेशन रिएक्शन है। स्टेप 3 में एटीपी यूज हो रहा है। देखो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ऑलरेडी फ्रक्टोज में 6 पोजीशन पर ऑलरेडी फॉस्फेट था, अब फ्रक्टोज के फर्स्ट पोजीशन पर भी फॉस्फेट आ गया, इसलिए इसको फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट कहते हैं। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि ये जो फर्स्ट पोजीशन पर फॉस्फेट आया, 6 पर तो पहले से था, फर्स्ट पोजीशन पर जो फॉस्फेट आया वो एटीपी से आया। तो यहाँ पर देख लो कि एटीपी यूज हो रहा है, एक एटीपी यहाँ पर यूज हुआ, एक एटीपी यहाँ पर यूज हुआ। तो प्रिपरेटरी फेज में हम क्या देख रहे हैं, प्रिपरेटरी फेज में 2 मॉलिक्यूल एटीपी का यूज हो रहा है और ये कंपाउंड चेंज हो गया फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। बिस फॉस्फेट टर्म हम इसलिए यूज करते हैं, बिस टर्म तब यूज किया जाता है जब दो अलग अलग कार्बन के साथ, जब दो अलग अलग कार्बन के साथ फॉस्फेट लगा हो। एक फॉस्फेट फर्स्ट कार्बन के साथ लगा हुआ है, एक फॉस्फेट 6 कार्बन के साथ लगा हुआ है। दोनों फॉस्फेट यदि एक ही कार्बन के साथ लगे होते तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बाय, यहाँ पर बिस टर्म है। फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट एक बड़ा कंपाउंड है, ये बड़ा कंपाउंड बहुत छोटे छोटे कंपाउंड में चेंज हो जाता है। इस स्टेप को क्लीवेज कहते हैं, which is catalyzed by this enzyme triose phosphate isomerase। एक बड़ा कंपाउंड बहुत छोटे छोटे कंपाउंड में चेंज हो गया, ये भी 3 कार्बन का, ये भी 3 कार्बन। एक एल्डिहाइड है, कीटोन है, तो जो कीटो ग्रुप है इसको हम कहते हैं डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। और एक दूसरे कंपाउंड का नाम क्या है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, इसको शॉर्ट में PgAl भी बोलते हैं, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। और एक को डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाप भी बोलते हैं, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, ये 5 रिएक्शंस प्रिपरेटरी फेज के। प्रिपरेटरी फेज में हमने क्या देखा, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल 2 कंपाउंड में चेंज हो जाता है। एक मॉलिक्यूल बनता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का और एक मॉलिक्यूल बनता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देखिए, salient features of preparatory phase। रिएक्शन नंबर 1 एंड रिएक्शन नंबर 3 आर इरिवर्सिबल। आप चार्ट में भी देखो, रिएक्शन नंबर 1 है, रिएक्शन नंबर 3, ये 2 रिएक्शन इरिवर्सिबल है, बाकी के 3 रिएक्शन रिवर्सिबल है। स्टेप 2 एंड 5 पर आइसोमराइजेशन, सेकेंड स्टेप आइसोमराइजेशन है
और फिफ्थ स्टेप आइसोमराइजेशन। ये दोनों भी एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं, तो आइसोमराइजेशन रिएक्शन। स्टेप 4 क्लीवेज, स्प्लिटिंग हो रही है ना, बड़ा कंपाउंड छोटे छोटे कंपाउंड में चेंज हो रहा है, इसको क्लीवेज कहते हैं। और स्टेप 3 इज रेट लिमिटिंग रिएक्शन। जो सबसे स्लो रिएक्शन होता है वही रेगुलेटर होता है उस रिएक्शन का या उस पूरे प्रोसेस का, तो इसको रेट लिमिटिंग रिएक्शन कहते हैं। और इस रिएक्शन को कैटेलाइज करने वाले एंजाइम को हम रेट लिमिटिंग एंजाइम कहते हैं। तो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज रेट लिमिटिंग एंजाइम। अब हम करेंगे ग्लाइकोलाइसिस का लास्ट के 5 रिएक्शन जिसको पे ऑफ फेज कहते हैं। इसमें एटीपी जनरेट होता है। लेकिन अभी जैसे हमने देखा कि प्रिपरेटरी फेज में 3 कार्बन वाले 2 कंपाउंड बने थे। एक ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना था, एक डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बना। अब आगे का जो रिएक्शन है उसमें ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ही यूज हो सकता है। ये जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है ये भी चेंज हो जाएगा किसमें, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब हमारे पास एक मॉलिक्यूल ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का नहीं है, हमारे पास 2 मॉलिक्यूल ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का है। इसलिए ये सब में देख रहे हो अब 2-2 जो लिखा हुआ है, इसका मतलब यही है कि हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स किसके हैं, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के। एक तो पहले से था और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी चेंज हो गया किसमें, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब हमारे पास 2-2 चीज है, तो देख रहे हो कि 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड का इसलिए बन रहा है। ये जो 5 रिएक्शंस हैं, इन 5 रिएक्शंस में क्या क्या होता है। सबसे पहले देखिए कि ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 1,3 बिसफॉस्फेट ग्लिसरल। अब यहाँ पर ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में आप क्या देख रहे हो कि थर्ड पोजीशन पर ग्लिसरल्डिहाइड के थर्ड पोजीशन पर फॉस्फेट। अब इसके फर्स्ट पोजीशन पर भी आ गया, लेकिन वो फर्स्ट पोजीशन पर कहाँ से आया, वो फर्स्ट पोजीशन पर एटीपी से नहीं आया। ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का मतलब फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 से वो फॉस्फेट आया। तो 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, फिर 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट 3 फॉस्फोग्लिसरेट में चेंज होता है, क्योंकि ये जो कंपाउंड है वो अनस्टेबल कंपाउंड है। तो स्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट होने के लिए अपना जो फर्स्ट पोजीशन पर फॉस्फेट था वो फॉस्फेट ये दे देता है एडीपी को। तो क्या जनरेट हो जाएगा, ये जनरेट होगा एटीपी। तो क्योंकि सारे रिएक्शन 2-2 हो रहे हैं इसलिए 2 एटीपी दिखा रखा। हमारे पास 2 मॉलिक्यूल है ना 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट का, तो इसने 2 फॉस्फेट लूज किया, इसको 2 एटीपी ने एक्सेप्ट किया और 2 एटीपी का जनरेशन हो। यहाँ पर देख रहे हैं 2 एटीपी का जनरेशन हो। ये किस में कन्वर्ट हो गया, 3 फॉस्फोग्लिसरेट। 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कुछ चेंज होता है, शिफ्टिंग होती है इसकी फॉस्फेट। अब ये थर्ड पोजीशन पर था, सेकेंड पोजीशन पर आ गया, तो सेकेंड पोजीशन पर आ गया तो कन्वर्ट हो गया 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। और 3 फॉस्फोग्लिसरेट वाटर को लूज कर रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हो वाटर लूज हो रहा है एंड इट चेंजेस इनटू फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। और फाइनली अभी भी इसके पास फॉस्फोरिक एसिड है, इसके पास फॉस्फेट अभी भी है, और उस फॉस्फेट को जब ये दे देता है एटीपी को, तो कितने एटीपी जनरेट हो रहे हैं, 2 एटीपी यहाँ भी जनरेट हो रहे हैं और कंपाउंड किसमें कन्वर्ट हो गया, पायरुवेट। जो 5 रिएक्शंस है, इन 5 रिएक्शन को कैटेलाइज करने वाले जो एंजाइम्स हैं, ये एंजाइम्स का नाम लिखा हुआ है सारे एंजाइम्स का, इस रिएक्शन को कौन सा एंजाइम कैटेलाइज करते हैं। अब इसके कुछ सैलिएंट फीचर्स, इसमें 10th रिएक्शन इरिवर्सिबल होता है, बाकी के रिएक्शन रिवर्सिबल होते हैं। 10th रिएक्शन इरिवर्सिबल होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस में टोटल 3 ऐसे रिएक्शन हुए जो इरिवर्सिबल है, 1, 3 एंड 10। स्टेप 6 एंड 10, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। यहाँ पर सबस्ट्रेट के लेवल पर, सबस्ट्रेट यदि एटीपी बना रहा है, तो यहाँ पर देख रहे हैं ना एटीपी डायरेक्ट बन रहा है, एक बार यहाँ 2 एटीपी यहाँ पर डायरेक्ट बन रहा है, 2 एटीपी यहाँ पर बन रहा है।
एक रिएक्शन नंबर 7 में और एक रिएक्शन नंबर 10 में, ठीक है। तो यहाँ पर जो एटीपी का जनरेशन हो रहा है रिएक्शन नंबर 7 एंड रिएक्शन नंबर 10 में, इसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। फिर है कि स्टेप 6 में बोथ डिहाइड्रेशन एंड फॉस्फोराइलेशन दोनों चीज एक साथ साथ होता है। डिहाइड्रेशन नहीं एक्चुअली है, डिहाइड्रोजिनेशन है। मैं इसे करेक्ट कर देता हूँ, दिस इज डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन। और ये दिस इज स्टेप नंबर 7 एंड 10, ठीक है। डिहाइड्रोजिनेशन होता है, डिहाइड्रोजिनेशन एंड फॉस्फोराइलेशन होता है। फॉस्फोराइलेशन तो वह इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ, डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो जब ग्लिसरल डिहाइड ट्रीफॉस्फेट 1,3 बिसफॉस्फेट ग्लिसरेट में चेंज होता है, यहाँ से हाइड्रोजन एटम रिलीज होता है। उस हाइड्रोजन एटम का एक्सेप्टर कौन है? उस हाइड्रोजन का एक्सेप्टर है NAD। तो NAD रिड्यूस हो जाएगा और इसमें NADH प्लस H प्लस, क्योंकि दो रिएक्शंस हो रहे हैं इसलिए यहाँ पर 2 वर्ड लिखा हुआ है। तो स्टेप 6 में डिहाइड्रोजिनेशन एज वेल एज फॉस्फोराइलेशन दोनों चीज होते हैं। फिर है कि हाइड्रोजन एक्सेप्टर स्टेप 6 में कौन था? NAD। स्टेप नंबर 8, स्टेप नंबर 8 ये आइसोमेराइजेशन रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि 3 फॉस्फोग्लिसरेट 2 फॉस्फोग्लिसरेट में चेंज हो रहे हैं। एंड स्टेप 9 इज डिहाइड्रेशन, यहाँ पर वाटर रिमूव हो रहा है तो इसको डिहाइड्रेशन कहेंगे। इस तरह से ग्लाइकोलाइसिस का जो पहला 5 रिएक्शन था उसको हम प्रिपरेटरी फेज कहते थे, वहां पर एटीपी यूज हुआ था और यहाँ पर एटीपी का जनरेशन होता है। तो टोटल एनर्जेटिक्स यदि हम ग्लाइकोलाइसिस की बात करें तो टोटल हमें एक ग्लूकोज से 36 या 38 एटीपी बना सकते हैं। तो उसमें ग्लाइकोलाइसिस का कंट्रीब्यूशन कितना है? तो कंट्रीब्यूशन आप देखिए कि एटीपी पहले प्रोड्यूस कहाँ पर हुआ? एटीपी प्रोड्यूस हुआ सबस्ट्रेट लेवल पर 7 एंड 10 स्टेप में। ये 7th स्टेप है और ये 10th स्टेप। 7th एंड 10th स्टेप में एटीपी प्रोड्यूस हुआ, 4 एटीपी का जनरेशन हुआ, ठीक है, 4 एटीपी जनरेट। इसके बाद एटीपी यूज कहाँ पर हुआ था? एटीपी यूज हुआ था स्टेप 1 एंड 3 में, तो 2 एटीपी। तो नेट गेन कितना हो? ग्लाइकोलाइसिस का नेट गेन कितना होता है? 2 एटीपी। लेकिन ये जो NADH बने, यहाँ पर जो NADH 2 NADH बनाता है, तो NADH ETS में जब इन करेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इन करेगा, तो वहां पर जनरेशन होगा एटीपी का। ये यहाँ पर नहीं होगा, वो ETS में जाके होगा। एटीपी प्रोड्यूस्ड बाय NADH, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH। ये जो 2 मॉलिक्यूल NADH हैं ग्लाइकोलाइसिस वाले, ये एक मॉलिक्यूल NADH का एक्चुअली 3 एटीपी बनाता है। 3 एटीपी, तो 2 एटीपी NADH है तो कितनी वैल्यू हुई? 6 एटीपी। लेकिन किसी पर्टिकुलर कंडीशन में ये 4 एटीपी भी बनेगा। कैसे बनेगा वो आगे मैं बताऊंगा। तो 2 नेट गेन हो गया, 2 नेट गेन हो गया और 6 एटीपी 6 एटीपी का जो फॉर्मेशन हुआ वो NADH से हुआ, तो टोटल कितने बने? 8। उसी तरह से 2 एटीपी नेट गेन हुआ और यदि NADH 4 एटीपी बनाता है तो 4 प्लस 2 कितने हो गए? 6 एटीपी। तो ग्लाइकोलाइसिस का जो कंट्रीब्यूशन है टोटल कंट्रीब्यूशन, नेट गेन पूछा जाए तो हमेशा आंसर 2 ही होगा, क्योंकि 4 हम बना रहे हैं और 2 यूज कर रहे हैं, तो नेट गेन तो 2 होगा। लेकिन बाकी के ये जो 6 एटीपी या 4 एटीपी बन रहे हैं वो ETS में जाके बनेगा, लेकिन बनेगा ये NADH से। लेकिन ये NADH कहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है? ग्लाइकोलाइसिस में ही तो हुआ है। तो टोटल में काउंट करेंगे हम इसको, तो आउट ऑफ 36 और 38 एटीपी हमने कितने बना लिए? 8 एटीपी बना लिए या 6 एटीपी बना लिए, ये कह सकते हैं। बाकी के एटीपी कैसे बनते हैं वो हम आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। आज के लिए इतना ही।
थैंक यू।